सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने आज करना है वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, मतलब एक ऐसा समझो कि एक बॉडी है जिस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उस सिस्टम पे बॉडीज के वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कोई बॉडी है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, as a consequence the total momentum of the bodies before and after collision remains same, जिसकी वजह से मतलब दो बॉडीज थी, ठीक है, कोलिजन हुआ उन दोनों के बीच में। ठीक है, कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद, पहले भी और बाद में भी वो इक्वल ही रही, मतलब सेम ही रही, रिमेन द सेम। ठीक है, जैसे कि रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स क्या होता है। सो इम्पल्स जो है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, कोई बॉडी है उस पर लार्ज फोर्स लगता है, ठीक है, पर लगता थोड़े से टाइम के लिए है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, और ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है और टाइम की सेकेंड होती है, तो न्यूटन सेकेंड। फोर्स इन द स्प्रिंग इज गिवन एज फोर्स, अगर किसी स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के एक्स। के जो है यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, और इफ अ स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो फोर्स कांस्टेंट हर एक पार्ट का n के हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इम्पल्स समझ आ गया और इसका फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है कुछ तो वो फॉर्मूले ही हैं, तो जो फॉर्मूले हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, अगर हम लोग एक बॉल लें और उसको हम लोग ग्राउंड पे फेंक दें तो वो थोड़ी दूर तक जाके खुद ही रुक जाती है ना। तो वो खुद कैसे रुक जाती है? क्योंकि जो हमारा जो ग्राउंड है ना, जो हमारा सरफेस है, वो उस पर फोर्स लगाता है और उसको रोक देता है ना। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन कम होती है। ठीक है, सॉरी, स्मूथ सरफेस जो होता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है, रफ सरफेस पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन, यानी जो मोशन हो रहा है उसको रोके जो फोर्स, ठीक है, किसी दो बॉडीज के बीच में जब वो कांटेक्ट में आ रही हैं तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि तब लगाया जाए जब हमारी जो बॉडी है उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिक, जैसे नाम से तो स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे है ना। तो जो बॉडी है हमारी उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उस टाइम पे जो लग रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन जब हमारी बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है सरफेस के ऊपर ओवर दी अदर बॉडी, तो तब जो लगता है उसको हम काइनेटिक या डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है जब बॉडी, और काइनेटिक मतलब जब वो मोशन कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन कर रही है तब काइनेटिक होता है। और जब वो रेस्ट में है, मतलब कि वो मोशन नहीं कर रही है दूसरी बॉडी, तब जो लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होती है? जब
applied force on its body such that the body is about to slide। और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जस्ट बेसिक आइडिया ले लो कि कंसेप्ट में है क्या, इससे ज़्यादा मतलब इतना कोई ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो थी यहाँ पे उससे कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है इंडिपेंडेंट है रिलेटिव स्पीड के बिटवीन द बॉडीज प्रोवाइड द स्पीड इज स्मॉल। फ्रिक्शन जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मतलब जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में आ रही है उस पर डिपेंड करती है। रफनेस की वजह से फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट से, और फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी जब एक बॉडी है दूसरी बॉडी उसके ऊपर रोल कर रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है और एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको इसमें दे भी रखा है यहाँ पर, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। हम इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लेते हैं कि हम लोग एक थ्रेड लेते हैं या कोई भी रस्सी टाइप लेते हैं, उस पर हम लोग एक पत्थर बांध देते हैं एक तरफ पे। ठीक है, तो जब हम उसको घुमाते हैं ना तो वो गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो कैसे घूम रही है, अब सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, एग्जाम्पल को ज्यूम करके रखो साथ में, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो उसमें ना एक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक तो हो गया हमने मतलब हाथ से जहाँ से रस्सी पकड़ रखी है वो सेंटर पॉइंट होएगा ना उसका, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ना उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है, जो पत्थर है बाहर की तरफ, जो वो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वो जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो अब इसमें जो गिवन है वो फटाफट पढ़ लेते हैं, बाकी समझ तो हमें आ ही गया है। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, उसको हम मतलब बॉडी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। तो ये फोर्स इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी है m, मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस है r विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो स्टोन वाला एग्जाम्पल है, तो बाकी ये पढ़ लेना इसको खुद क्या क्या एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो in applying the Newton law of motion, we have to consider some force which cannot be assigned to any object in the surrounding. These forces are called pseudo force or inertial force. Or centrifugal force is such a pseudo force, it is equal and opposite to centripetal force. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, cream separator और centrifugal driver from a work on a principle of centrifugal force. ठीक है, तो हमने कल एमसीक्यू किए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था कि क्रीम हम जब सेपरेट करते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी, यानी जो बॉडी है उस पर जो रोटेशनल इफेक्ट लग रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो रोटेशनल इफेक्ट लग रहा है किसी भी बॉडी पे उसको हम मोमेंटम ऑफ फोर्स बोलते हैं।
इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू में मोमेंटम आर्म, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डजंट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, मतलब एक पॉइंट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास लाई करता है, ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब एक बॉडी है उस पर हर तरफ से फोर्स लग रहा है, बट जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो मतलब रिजल्टेंट समझते हो ना, उनका जो टोटल है कुछ ऐसा समझ लो, तो वो जीरो है, ठीक है। तो बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस लग रहे हैं बट सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, बट वो टोटल फोर्स हमें जीरो ही मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल बी आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, वो रेस्ट में भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती हैं। अगर वो रेस्ट पे है तो हम उसको कहेंगे कि वो स्टैटिक है, अदरवाइज हम उसको कहेंगे कि वो डायनेमिक है, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है ना, स्टैटिक का मतलब, और इक्विलिब्रियम में भी है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे कि मान लो ये पेन है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो अ बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जो बॉडी है उसके पास टेंडेंसी है कि वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी दोबारा से, तो हम उसको कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब मैंने ये पेन था यहाँ था, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये दोबारा से यहीं पे आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, यानी वो अपनी रीगेन कर सकती है अपने ओरिजिनल पोजीशन को। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो वो अपनी रीगेन नहीं कर सकती अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर हो गया ये दोनों। नेक्स्ट थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ ऑन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज सेड टू बी न्यूट्रल, ठीक है। तो ना तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा सकती है और ना ही वो जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स की स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी। अब है कंडीशन क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी द फॉलोइंग टू कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहला कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वो मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें से जो वर्टिकल लाइन पास कर रही है वो पास करनी चाहिए बॉडी के बेस ऑफ द बॉडी से, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट जो हमने किया था मोशन, ठीक है, मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी सीखी, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, और फिर न्यूटन के लॉ देखे, और देन आज हमने इम्पल्स पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा एंड इक्विलिब्रियम पढ़ा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स। इनमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आपको सबका, इनमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सबके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। एंड कोई भी आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। बाकी जो इक्वेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप लोग MCQ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। थ्योरी का कोई मतलब कितनी भी पढ़ लो, ठीक है, उतनी ही कम है थ्योरी। तो
तो यहाँ से आपने जस्ट एक बेसिक आइडिया लेना है, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज़ ओके, ठीक है। इसके बाद जो मैं MCQ डाल रही हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, सो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार देखने के बाद MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करना, मैं तो यही कहूँगी, बाकी एज यू विश। सो आज हम यहाँ पे इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग अपना वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।